हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपने बात कर लेते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप टॉपिक है ना जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप तीसरी क्लास से पढ़ते आए हो महाराणा प्रताप के बारे में। वैसे तो मैं क्या बताऊं आपको, आप सब लोग जानते हो, फिर भी मैंने कोशिश की है भाई जितना मैं बता पाऊंगा आपको बताते हैं। महाराणा प्रताप के बारे में विस्तार में बताते हैं। महाराणा प्रताप के लिए मेरी तरफ से दो लाइनें। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का तू वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को बादल महल के अंदर हुआ था। 1540, 9 मई 1540। सर बादल महल कहाँ है? बादल महल देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग है जो राजसमंद के अंदर स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही कटारगढ़ बना है और कटारगढ़ के अंदर है बादल महल। तो याद रह जाएगा कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को बादल महल कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था मेरे दोस्तों। कुंभलगढ़ राजसमंद कंप्लीट यहाँ तक। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह, महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई सोनग्रा, यानी अखेराज सोनग्रा की ये पुत्री थी। महाराणा प्रताप के 3 भाई थे भाई। पहला था शक्ति सिंह, दूसरा था जगमाल और तीसरा था सगर। सगर का दूसरा नाम समर भी था, समर सिंह भी था। कुछ किताबें लिखती हैं भाई। महाराणा प्रताप का जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था इनमें से वो जगमाल के साथ हुआ था मेरे दोस्तों। महाराणा प्रताप का जगमाल के साथ जो उत्तराधिकारी संघर्ष होता है उसको राजमहल की नीति कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार किताबें लिख देती हैं राजमहल की क्रांति, तो दोनों ही इसी से रिलेटेड है, महाराणा प्रताप के अभिषेक से, राज अभिषेक से। महाराणा प्रताप के गुरु का नाम राघवेंद्र आचार्य था। महाराणा प्रताप का एक दरबारी कवि था, उसका नाम था चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र ने विश्व वल्लभ ग्रंथ की रचना की थी मेरे दोस्तों। अच्छा, ये सब चक्रपाणी मिश्र किसका वंशज था? ये आसा शाह नाम का एक दरबारी कवि हुआ है महाराणा कुंभा का। तो कुंभा का दरबारी कवि आसा शाह था, उसका वंशज था चक्रपाणी मिश्र। ये आसा शाह पुराणों का वादन किया करता था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेटक, आप सब जानते हैं, नॉर्मल सी चीज है। कंप्लीट यहाँ तक। महाराणा प्रताप का राज अभिषेक गोकुंदा में हुआ था। 2 बार हुआ था। पहली बार हुआ था गोकुंदा में। कब हुआ था सर? 1 मार्च 1572 था। और दूसरी बार जो अभिषेक हुआ था वो हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो 2 बार महाराणा प्रताप का राज अभिषेक हुआ है। इसके बाद में महाराणा प्रताप का और कुछ जो बेसिक जानकारी में वो है कि भाई महाराणा प्रताप का जो भाला था, भाला, ढाल और तलवार तीनों का वजन लगा के 208 किलो था। यानी 208 किलो वजन की 2 तलवारें रखता था। 208 केजी वजन की 2 तलवारें रखता था। सर 2 तलवार क्यों रखता था? क्योंकि इसकी माता जयवंता बाई ने इसको बोला था कि कभी भी निहत्थे आदमी पर वार नहीं करना। तुम महाराणा प्रताप, तुम कभी निहत्थे आदमी पर वार नहीं करना। पहले उसको अपनी तलवार थमा देना, दूसरी तलवार, और फिर उसको ललकारना युद्ध के लिए। इसलिए हमेशा 2 तलवार रखता था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो था। महाराणा प्रताप का जो छाती पे जो कवच बांधते हैं ना दोस्तों, वो 72 किलो का था मेरे दोस्तों। और महाराणा प्रताप का भाला 80 किलो का भाला था। ये महाराणा प्रताप के बारे में बेसिक जानकारी थी। अब महाराणा प्रताप का उत्तराधिकारी संघर्ष किसके साथ होता है? देखो, महाराणा प्रताप का उत्तराधिकारी संघर्ष जानने से पहले हम कुछ चीजों को पहले थोड़ा बैक में जाके देखते हैं। देखो, 28 फरवरी 1572 की बात है मेरे दोस्तों। उदय सिंह की, जो महाराणा प्रताप के पिता थे ना, उसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे होती है सर? गोकुंदा, कुंभलगढ़ दुर्ग में हो जाती है। तो गोकुंदा में इसका अंतिम संस्कार कर रहे थे। देखो सर, महाराणा प्रताप के जो पिता थे ना, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने अपनी प्रिय रानी का नाम क्या था? धीरबाई के कहने पे जगमाल को राजा घोषित कर दिया था सर। जगमाल, बाकी होना कौन चाहिए था? नियम के हिसाब से महाराणा प्रताप राजा बनना चाहिए था। ये धीरबाई कौन है? ये धीरबाई उमाबाई, रूठी रानी का नाम आपने सुना होगा मेरे दोस्तों। उसकी सगी बहन थी ये रूठी रानी, जिसकी शादी मालदेव से हुई थी। और ये शादी के 1 रात बाद अपने पति से रूठ करके तारागढ़ अजमेर चली गई थी मेरे दोस्तों। अच्छा ठीक है, यहाँ तक की पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की मृत्यु कब होती है? 28 फरवरी 1572 को हो जाती है। अंतिम संस्कार गोकुंदा में किया जा रहा होता है। तो जैसे 100 की घड़ी में भाई अपने आसपास से आ जाते हैं, कोई किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय भी महाराणा प्रताप के अंतिम संस्कार में भी लोग आए हुए थे। कौन कौन आया हुआ था सर? सलूम्बर का एक शासक है, नाम था कृष्णदास चुंडावत, यानी कृष्णदास चुंडावत भी आया हुआ था। ग्वालियर का एक शासक रामसा तोमर भी आया था। भाई ये रामसा तोमर के बारे में एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ। महाराणा प्रताप की जो बहन थी उसकी शादी इस रामसा तोमर के बेटे के साथ हो रखी थी, तो इसको तो आना ही था।
इसका तो कोई नहीं आने का कारण ही नहीं बनता था। उदय सिंह के अंतिम संस्कार में कौन कौन शामिल था? उदय सिंह के अंतिम संस्कार में महाराणा प्रताप शामिल था, इसका भाई शक्ति सिंह भी शामिल था, उसके बाद में सगर भी शामिल था। तो जो ये रामसा तोमर था, रामसा तोमर ने देखा चारों तरफ कि भाई जगमाल नजर नहीं आ रहा, तो रामसा तोमर ने सगर से जाके कहा कि भाई मैं तुझसे एक बात पूछूं? तो सगर ने कहा पूछो। उसने बोला भाई तेरा भाई नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? बोला जगमाल तो भाई राज अभिषेक की तैयारी कर रहा है। तब उसने बोला राज अभिषेक की तैयारी? तो जो राम सा था उसको ये बात अखर गई। उसने बोला यार यहाँ तक तो ठीक है कि वो अंतिम संस्कार में नहीं आया, पर अंतिम संस्कार में नहीं आने का क्या लॉजिक है? ये लॉजिक बता भाई मुझे। तो उसने बोला, सगर ने बोला कि देखो हमारे एक रीति रिवाज है कि जिस आदमी को राजा घोषित कर दिया जाता है, कि उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है, वो अपने पिता की अंतिम संस्कार में नहीं आता, तो इसलिए और जगमाल नहीं आए। अच्छा, तो ये बात अच्छी नहीं लगी। किसको अच्छी नहीं लगी? रामसा तोमर को। उसने कृष्णदास चुंडावत को जाके बोला, जो बगल में ही खड़े थे, कि यार मेवाड़ को किसकी नजर लग गई है? चारों तरफ से मेवाड़ के दुश्मन ही दुश्मन हो रखे हैं, और इधर में जो जगमाल है वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं आया, और ऊपर से राज अभिषेक की तैयारी कर रहा है। बोला तो इसने जो मेवाड़ी भील वहां पे खड़े थे और कृष्णदास चुंडावत खड़ा था, उसने बोला, उसके सामने अपना मत रखा कि मुझे नहीं लगता कि जगमाल मेवाड़ की रक्षा कर पाएगा। कृष्णदास चुंडावत ने भी इस बात का समर्थन किया कि भाई मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि जगमाल मेवाड़ की रक्षा नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने बताया कि भीलों के सामने अपना मत रखा, तो भीलों ने भी उसका समर्थन किया कि प्रताप को राजा बनाएंगे हम। अंतिम संस्कार खत्म हुआ। इसके बाद में सारे लोग मिलके जाते हैं और जगमाल को बोलते हैं, देख भाई जगमाल, तू राज अभिषेक की तैयारी कर रहा है, तू बिल्कुल बेशरम आदमी है, तुझे आज तेरे पिता की मृत्यु हो गई तो कम से कम एक दिन तो रुक जाता तू, परंतु हम तुझे राजा नहीं मानते भाई। इसके बाद में तुझे राजा के बाद में जो नेक्स्ट रहेगा सेनापति या सेकंड में जो रहेगा देख रेख करेगा वो तू ही करेगा, परंतु प्रताप को हम राजा मानते हैं। और प्रताप का इन्होंने राज अभिषेक कर दिया। देखो किताबें लिखती हैं कि राज अभिषेक तुरंत उसी दिन कर दिया, लेकिन राज अभिषेक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि रामसा जो तोमर था, रामसा तोमर को जब जगमाल का राज अभिषेक ही अच्छा नहीं लग रहा था, तो 28 फरवरी 1572 को प्रताप का राज अभिषेक कहां से कर देगा? तो जैसे अपने शुद्धिकरण करते हैं ना भाई तीसरे दिन, ऐसे ही शुद्धिकरण करने के बाद में 1 मार्च 1572 को प्रताप का राज अभिषेक प्रथम बार किया जाता है। और कृष्णदास चुंडावत ने इनके तलवार बंधाई, कमर पे जो तलवार बांधते हैं वो किया। यहां तक का पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बार राज अभिषेक होता है, वो होता है कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। सर समारोह में कौन कौन आता है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राज अभिषेक समारोह में कौन आया। तो मारवाड़ का एक शासक था रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन भी इस समारोह में शामिल होने आया था। रावचंद्र सेन के बारे में 3 बातें और बता देता हूँ। एक तो ये प्रताप का अग्रगामी, दूसरा मारवाड़ का प्रताप, तीसरा भूला बिसरा राजा, और चौथा विस्मृत नायक। विस्मृत नायक जो है वो मुनोत नैन सिंह ने कहा है, याद रह जाएगा। प्रताप का अग्रगामी क्यों कहा गया इसको? क्योंकि इसने मुगलों के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया था और प्रताप से पहले किया था, 1570 में ही कर दिया था। इस कारण से प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। और मारवाड़ का प्रताप, क्योंकि प्रताप जैसे काम कर रहा है इसलिए मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। तो याद रह जाएगा, महाराणा प्रताप का राज अभिषेक 2 बार हुआ। प्रथम बार हुआ गोकुंदा में हुआ। कब हुआ सर? 1 मार्च 1572 को हुआ। और दूसरी बार राज अभिषेक है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। याद रह जाएगा, यहां तक की पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। 1572 के पहले की स्थिति समझते हैं। 1568 में चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा जयमल और फत्ता के नेतृत्व में, जयमल फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने जौहर किया था। 1569 में रणथंभौर अभियान में बिजी था अकबर। 1570 में अकबर नागौर दरबार लगाता है और 70-71 में ही रावचंद्र सेन के साथ, मारवाड़ का जो प्रताप है ना रावचंद्र सेन, उसके साथ में भी अभियान में बिजी था। इसके बाद में महाराणा प्रताप राजा बन जाता है 1 मार्च 1572 को। अब हम स्थिति देखते हैं। तो अपन बात कर रहे थे कि भाई महाराणा प्रताप का राज अभिषेक 2 बार हुआ। पहली बार गोकुंदा में हुआ और दूसरी बार कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। पहली बार हुआ 1 मार्च 1572 को, याद रह जाएगा। अब जो जगमाल था, जगमाल का क्या हुआ सर? जगमाल यहाँ से अपने कुटुंब के साथ में चलता है और कहाँ जाता है? अकबर के पास में पहुंच जाता है कि भाई मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हुआ, और अकबर को अपनी पूरी स्टोरी बताता है।
तो अकबर बोला ठीक है, तुझे राजा बनना है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुझे जहाजपुर का राजा बना देता हूँ। अकबर ने जगमाल को जहाजपुर का राजा बना दिया। यहां तक की स्टोरी बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं कि भाई भौगोलिक स्थिति के हिसाब से मुगलों का कब्जा कहाँ कहाँ पे है। उदय सिंह के समय में कब्जा हो रखा है, महाराणा प्रताप शासक बन रखा है 54वां शासक है मेवाड़ का, याद रख लेना। 54वां शासक बना था मेवाड़ का महाराणा प्रताप, और राज्याभिषेक हुआ था 1 मार्च 1572 को। अब 1572 से और 1597 तक की स्थिति देखेंगे अपन, ठीक है। उदय सिंह के समय में कहां कहां पर कब्जा था? चित्तौड़गढ़ पर कब्जा था, उसके बाद में रायला पर कब्जा था, बदनौर पर कब्जा था, और जहाजपुर मांडलगढ़, इस पर भी कब्जा था मुगलों का, ठीक है सर। अब सबसे पहले महाराणा प्रताप के सामने दो स्थिति खड़ी थी अभी यहाँ पे कि भाई या तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले या अकबर से लड़ाई करे। तो महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, यहां तक भी प्रण कर रखा था महाराणा प्रताप ने कि जब तक मेवाड़ को आजाद नहीं करा लूंगा तब तक मैं महलों का सुख भी नहीं भोगूंगा। तो महाराणा प्रताप ने अकबर से लड़ाई करने का निश्चय लिया, ठीक है। इसके बाद में अब अकबर है सामने, अकबर के सामने क्या स्थिति है? अकबर चाहता है कि किसी भी तरह महाराणा प्रताप को समझा बुझा के सुलह कुल नीति, अकबर की क्वेश्चन पूछा गया है, अकबर ने जो नीति अपनाई थी सुलह ए कुल, इस नीति के हिसाब से यानी समझा बुझा के महाराणा प्रताप को अपने अधीन कर लेता हूं और आराम से अपना शासन करता हूं यहाँ पे। तो अकबर क्या करता है, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजता है। शिष्टमंडल की कौन कौन भेजता है सर? देखो सबसे पहले भेजता है वो जलाल खां कोच्चि को। जलाल खां कोच्चि को कब भेजता है सर? जलाल खां कोच्चि को भेजता है वो नवंबर 1572, याद रह जाएगा। दूसरे नंबर पे जाता है मानसिंह कछुआ। मानसिंह कछुआ कब जाता है? जून 1573 में जाता है सर। उसके बाद में जाता है भगवंत दास, कुछ किताबें भगवान दास भी लिखती हैं, भगवान दास एक ही बात है, दोनों एक ही आदमी के नाम है मेरे दोस्तों। आपको भगवान दास याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। कब जाता है सर? ये जाता है सितंबर 1573 में जाता है, याद रह जाएगा। इसके बाद में लास्ट में चौथे नंबर पे जाता है टोडरमल। ये कब जाता है? ये जाता है दिसंबर 1573 में। यानी अपने ये नाम याद नहीं रहेगा, याद रखने के लिए अपने एक ट्रिक बनाते हैं। देखो जलाल खां मांझा भगवान कसम तोड़ दूंगा, जलाल खां से जलाल खां कोच्चि, मांझा से मानसिंह कछुआ, भगवान कसम यानी भगवान दास याद रख लो या भगवंत दास याद रख लो, और तोड़ दूंगा से याद रखना है टोडरमल। और डेट जो पहला है ना भाई, पहला जो अभियान शिष्टमंडल भेजता है समझाने के लिए वो भेजता है नवंबर 1572 में। इसके बाद तीनों शिष्टमंडल जाएंगे 1573 में, याद रखना 6वां महीना, 9वां महीना और 12वां महीना। जो ये मैं बता रहा हूं ना सितंबर, कई किताबें अक्टूबर भी लिख देती हैं, जो याद रह जाएगा 6वां महीना, 9वां महीना और 12वां महीना 1573। बाकी जो 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर के जो शिष्टमंडल गए थे उनकी डेट याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी भाई, ऐसे याद रह जाएगा अपने। तो सबसे पहले अब मुलाकात होती है। तो जो मुलाकात होती है जलाल खां से, जलाल खां कोच्चि थोड़ा बहुत समझाता बुझाता है और वापिस आ जाता है। तो जलाल खां से नहीं मानता प्रताप। देखो कुछ किताबें लिखती हैं कि अब दूसरे नंबर पे तो मानसिंह जा ही रहा है। मानसिंह की और महाराणा प्रताप की मुलाकात कहां पे होती है? उदय सागर झील के किनारे पे भोजन की व्यवस्था की गई थी। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि महाराणा प्रताप खुद मिला था, कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह मिला था मानसिंह से। हम दोनों स्थिति को पढ़ेंगे। पहली स्थिति में हम पढ़ रहे हैं कि महाराणा प्रताप और मानसिंह की मुलाकात, याद रख लेना पहली कंडीशन के हिसाब से पढ़ेंगे भाई। महाराणा प्रताप और मानसिंह की मुलाकात उदय सागर झील के किनारे पर होती है, लगा रखा था वहां पे अपना डेरा और भोजन की व्यवस्था की गई थी। तो महाराणा प्रताप को समझाने की कोशिश करता है मानसिंह बोलता है यार तू भी राजपूत मैं भी राजपूत और दोनों भाई हैं आपस में, और ऐसा करते हैं कि अधीनता स्वीकार कर ले तू अकबर की। महाराणा प्रताप सुनता रहा पहले तो। उसके बाद में जैसे खाना परोसा गया तो महाराणा प्रताप को खाना अलग थाली में परोस दिया गया और मानसिंह को खाना अलग थाली में परोस दिया गया। तब मानसिंह ने बोला कि महाराणा प्रताप तू अलग खाना क्यों खा रहा है, मेरे साथ ही खाना खा ले, तू भी मेरा भाई है, मैं तुझे भाई समझता हूं। तब महाराणा प्रताप ने कहा था कि तू अपने आप को राजपूत समझता है, तुम्हारी बहन बेटियों की शादी तुम कर देते हो अकबर के साथ में, मुगलों के साथ में, जब तुम्हारे कोई संकट आता है तो मैं अलग ही खाना खाऊंगा। इस बात से महाराणा प्रताप की इस बात को सुन के मानसिंह चिढ़ गया था
यानी मान सिंह को बहुत गुस्सा आया इस बात पे, और मान सिंह ने कहा कि अब तुमसे मुलाकात युद्ध के मैदान में होगी। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि कोई बात नहीं, तू अपने फूफा को भी ले आना साथ में। फूफा जो आपने अपनी बुआ जोधाबाई की शादी अकबर के साथ कर रखी थी भाई, तो आप अपने फूफा अकबर को भी साथ में ले आना, महाराणा प्रताप ने मान सिंह से कहा। तो इस बात को सुन के और ज्यादा चिढ़ गया। लेकिन देखो, ये कंडीशन पहली है। दूसरी कंडीशन क्या है, जो इतिहासकार लिखते हैं कि महाराणा प्रताप और मान सिंह की मुलाकात नहीं हुई थी। तो किसकी मुलाकात कराते हैं दोनों कुछ इतिहासकार? महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह और मान सिंह की दोनों की मुलाकात कराते हैं। कहां होती है? वही उदय सागर झील। तो अब दूसरी कंडीशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अमर सिंह राठौड़ और मान सिंह के बीच में क्या क्या बातें होती है? सबसे पहले आपस में जैसे अपने गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ऐसे ही बोला और बातचीत शुरुआत की। तो सबसे पहले कहा कि भाई महाराणा प्रताप क्यों नहीं आया? अमर सिंह, तेरा जो पिता है महाराणा प्रताप, वो क्यों नहीं आया? तो अमर सिंह ने बोला कि मेरे पिता के सर में दर्द हो रहा है, इसलिए वो नहीं आया और मुझे भेजा है बात करने के लिए। तो मान सिंह ने कहा तेरे पिता को बता देना कि मैं वैद लेके आ रहा हूं और उससे मुलाकात युद्ध के मैदान में होगी। अमर सिंह को यह बात सुन के गुस्सा आ गया भाई। अच्छा, बोला, एक तो तुम अपने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रखी है तुमने, वो उल्टा हमारे को दबाने के लिए तुम यहाँ पे आ गए। तो ये बात सुन के ना अमर सिंह राठौड़ को ना बहुत गुस्सा आ गया और उसने मान सिंह को जवाब दे दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, तू आ जाना, साथ में अपने फूफा को भी ले आना, अकबर को भी। क्योंकि इन्होंने, जो मान सिंह ने अपनी बुआ की शादी, यानी मान सिंह की जो बुआ थी जोधाबाई, उसकी शादी अकबर के साथ हो रखी है। तो अमर सिंह ने क्यों कहा ऐसा कि अपने फूफा को ले आना? अमर सिंह ने कहा कि हमारे देखो रीति रिवाज के हिसाब से एक परंपरा है कि कोई भी जैसे जवाई जी आते हैं तो उसको नारियल दिया जाता है। नहीं, मेरे पिता को बार बार नारियल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसा करना, अपने फूफा को भी साथ में ले आना, अकबर को, एक साथ ही उसको अच्छे वाला नारियल दे देंगे। ये बात सुन के ना मान सिंह को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि मान सिंह ने भाई 77 युद्ध लड़े थे, आज तक वो कभी हारा नहीं था हल्दी घाटी के सिवाय। हल्दी घाटी का पहला ऐसा युद्ध था जिसमें मान सिंह हारा था। अच्छा, इसके बाद में क्या होता है कि जाने लगा मान सिंह गुस्से में। तो पीछे से अमर सिंह ने आवाज लगाई कि अंकल रुकना। बोला अब क्या रह गया? मान सिंह ने कहा अब क्या रह गया? बोला कि हमारे सोजत की जो मेहंदी है ना वो बहुत प्रसिद्ध है। तो बोला मैं क्या करूं? मान सिंह ने बोला मैं क्या करूं? बोला अपनी बुआ के लिए ले जा, जीआई टैग मिल रखा है। मान सिंह को यह बात सुन के और ज्यादा गुस्सा आ गया और वापिस जाके अकबर के सामने बोला कि मैं बदला लूंगा इसका, युद्ध के मैदान में आप सेना तैयार करो जल्दी से, और मैं इससे लड़ाई करने जा रहा हूं महाराणा प्रताप से। जो अकबर था ना, बहुत समझदार आदमी था, उसने दिमाग से काम लिया। उसने युद्ध की रणनीति बनाई। पहले सर, युद्ध की रणनीति कहां पे बनी? युद्ध की रणनीति अजमेर के मैगजीन दुर्ग में बनी। याद रह जाएगा, अकबर का किला, मैगजीन दुर्ग, दौलत खाना, 3 नाम है मेरे भाई, नोट कर लेना। जो हल्दी घाटी युद्ध की जो रणनीति थी वो अजमेर के किले में बनी। अजमेर के किले का दूसरा नाम दौलत खाना, मैगजीन दुर्ग। याद रह जाएगा। कौन कौन युद्ध की रणनीति में शामिल होगा? पहला तो देखो मान सिंह होगा, क्योंकि गुस्से में भरा हुआ है महाराणा प्रताप के खिलाफ। दूसरा अकबर खुद हो। तो अब क्या युद्ध की रणनीति बनाते हैं? कौन बनाता है? महाराणा प्रताप के खिलाफ में। भाई देखो, गुस्से में भरा हुआ है मान सिंह। तो मान सिंह अकबर से आके कहता है कि अब युद्ध करना है और मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। किससे लूंगा? महाराणा प्रताप से लूंगा। तो हल्दी घाटी युद्ध की योजना तैयार करते हैं। कहां पे करते हैं? याद रखना, हल्दी घाटी युद्ध की योजना अकबर के किले। अकबर का किला कहां है सर? अजमेर में स्थित है। इस किले का दूसरा नाम मैगजीन दुर्ग है, तीसरा नाम दौलत खाना है। तो जो हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना तैयार हुई वो अकबर के किले में हुई। मैगजीन दुर्ग दूसरा नाम और दौलत खाना तीसरा नाम। याद रह जाएगा। यहां तक की पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। कौन कौन तैयार करेगा? देखो, मान सिंह है, गुस्से में भरा हुआ है, मान सिंह आएगा। दूसरा, मान सिंह के साथ में अकबर बोलता है कि मैं तेरे साथ में आसफ खां को भेज रहा हूं भाई, सेनापति बना के। मान सिंह को पहली बार हल्दी घाटी के युद्ध में सेनापति बनाया गया था। यानी मान सिंह पहली बार स्वतंत्र रूप से सेनापति बन के किस युद्ध में आया था? वो था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है। अब क्या करता है महाराणा प्रताप? महाराणा प्रताप को पता है कि लड़ाई होनी है। महाराणा प्रताप भी अपनी सेना तैयार करता है। सेना में सबसे पहले भीलों को लेता है। भीलों में कौन? पुंजा भील, जो भील सेना का कमांडर, सेनापति पुंजा भील। उसके बाद में अफगानों और मुगलों की आज तक कभी बनी नहीं। तो इसने, महाराणा प्रताप ने सोचा अच्छा मौका है तो क्यों ना अफगान शासक को भी ले लिया जाए। तो अफगान का जो सेनापति था हाकिम कासूर,
वो भी आया हुआ था, उसको भी बुला लिया युद्ध के मैदान में, अपन महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ेगा ये। तीसरा रामसा तोमर, जो इसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा बेचारे का, रामसा तोमर। और चौथा था सलूम्बर का शासक कृष्णदास चुंडावत। ये लोग मिलके जाते हैं प्रताप की तरफ से। तो क्लियर है पिक्चर। प्रताप की तरफ से जो लड़ने वाले हैं उनका दोबारा से रिपीट करता हूं। सबसे पहले जाता है कृष्णदास चुंडावत, जो सलूम्बर का शासक था। दूसरा ग्वालियर का शासक रामसा तोमर। और तीसरा अपना आता है अफगानी शासक हाकिम कासूर। और चौथा है भील सेना का कमांडर, भील सेनापति पुंजा भील। क्लियर है यहाँ तक की पिक्चर। अकबर की तरफ से कौन लड़ेगा? आसफ खां और मानसिंह। मानसिंह भी सेनापति का काम कर रहा था स्वतंत्र रूप से पहली बार, और आसफ खां दूसरा सेनापति, कि मान लो एक सेनापति मर जाए तो भाई दूसरा कोई संभालेगा ना युद्ध के मैदान में, अचानक कोई बात हो जाए तो दो, अकबर की तरफ से दो सेनापति। अच्छा सर, अब अपन क्या करते हैं कि अकबर अपने दिमाग से लड़ रहा था, तो महाराणा प्रताप ने सोचा कि अकबर की जो अंग्रेज मुगल सेना है ना, इसको तो हल्दी घाटी के बारे में पता ही नहीं है अपन, तो अपना दिमाग लगाता है कि अपन छापामार युद्ध पद्धति से लड़ाई करेंगे। तो भौगोलिक स्थिति समझेंगे हम यहाँ पे पहले, यानी पहाड़ों में युद्ध लड़ेंगे हम, ताकि, और ये तो जंगल वाला जो क्षेत्र है ना, तो इसके बारे में जो भील सेना अच्छे से जानती है, तो ये कभी भी मुगलों को नहीं जीतने देगी। तो देखो मैं आपको स्थिति समझाने का प्रयास करता हूं। ये समझो, ये है खमनौर और ये है गोकुंदा। गोकुंदा और खमनौर के बीच में जो ये दर्रा पड़ता था, और ये दर्रा से पार करते यहाँ पे हल्दी घाटी गांव है। तो यहाँ पे हल्दी घाटी गांव में, एक सेकेंड, तो ये लोग लड़ाई करते हैं कहाँ पे? मुगल सेना आएगी, यहां से आएगी, अंदर से घुसेगी, और यहाँ पे हल्दी घाटी गांव में आके अपना युद्ध लड़ेगी। यानी ऐसे समझाता हूं मैं आप लोगों को। ये देखो भाई, यहां से मुगल सेना आएगी दर्रे को पार करती करती, और यहाँ पे हल्दी घाटी गांव है, हल्दी घाटी गांव पे यहाँ पे आके युद्ध होगा। अच्छा, हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ सर? हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। कौन कौन लिखता है ये? पहले तो अपने राजस्थान बोर्ड की किताब ही लिखती है 18 जून। दूसरा कौन लिखता है? एल श्रीवास्तव। तो हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति तैयार हो रखी है बिल्कुल। तो अपन भौगोलिक स्थिति समझते हैं, एक बार दोबारा से रिपीट मार रहा हूं भाई, बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, कोई आ जाता है तो ये है अपना गोकुंदा, यहाँ पे है अपना खमनौर, और ये बीच में जो दर्रा पड़ता है ना, दर्रे को पार करते करते यहाँ पे आके और अपना हल्दी घाटी गांव है। तो यहाँ से मुगल सेना घुसेगी, ये दर्रा है ना, तो दर्रे के अंदर से आएगी, और यहाँ पे मुगल सेना, यहाँ पे हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को लगा रखा था, ताकि यहाँ से दर्रे से आएंगे तो ढंग से काटेंगे यहाँ पे इनको, तो ढंग से इनको तोड़ेंगे, ये सोच के हिसाब से लड़ रहा था महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के सामने मुगलों की सेना आ गई। मुगलों की सेना आ गई तो जो पहला अटैक था ना, पहला अटैक मुगलों की सेना पे अटैक किया किसने? महाराणा प्रताप की तरफ से इतना भयंकर अटैक किया ना कि सेना, मुगलों की सेना वापस 16 किलोमीटर वापस पीछे। बदायूनी एक इतिहासकार है जो कि इस युद्ध के अंदर आया था भाई दोस्तों। तो रिपीट मारता हूं, हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध किस किस के बीच में होगा? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होगा। कब हुआ सर? हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 को हुआ, यानी 18 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध हुआ। अच्छा, हल्दी घाटी युद्ध को समझने से पहले हम भौगोलिक स्थिति को देखेंगे। मान लो, देख लो, यहाँ पे अपना गोकुंदार, यहाँ पे है खमनौर, और इसको पार करते करते भी जाएंगे ना, जैसे ही यहाँ से पार करते जाएंगे तो यहाँ पे हल्दी घाटी गांव आता है। तो महाराणा प्रताप ने दिमाग लगाया कि अपन, ये जो दर्रा पड़ता था इन दोनों के बीच में ना, ये दर्रे से मुगल सेना घुसेगी, अपन छापामार पद्धति का इस्तेमाल करके यहाँ पे खड़े रहेंगे, और जैसे ही ये लोग आएंगे तो हम इनको यहाँ से खदेड़ना शुरू करेंगे। तो 18 जून और 21 जून पहले क्लियर कर लेते हैं। 18 जून लिखती है राजस्थान बोर्ड की किताबें, डेट जो है ना 18 जून राजस्थान बोर्ड की किताबें लिखती हैं। दूसरा एक इतिहासकार हुआ है एल श्रीवास्तव, वो भी बताता है 18 जून। पर गोपीनाथ शर्मा जो है ना, जीएन शर्मा, वो बोलता है 21 जून को युद्ध हुआ था, 21 जून 1576। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हिंदी साहित्य भी यही लिखता है, हिंदी साहित्य की जो किताबें है ना वो भी यही लिखती है कि 21 जून को ही युद्ध हुआ था। तो अपने को कंफ्यूज कहीं नहीं होना। 18 जून नॉर्मली पूछा जाएगा तो अपन 18 जून ही आंसर करेंगे, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की किताबें 18 जून लिखती है। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध। भौगोलिक स्थिति हम देख चुके। इधर में प्रताप की सेना हल्दी घाटी में तैयार है, वहां से मुगलों की सेना आ रही है। अच्छा, अकबर जो था युद्ध में लड़ने के लिए अजमेर तक आया था, अजमेर में रुक गया था आके, वही उसका तो ठिकाना वही था, अकबर का किला मैगजीन दुर्ग, वहां पे रुका हुआ है। और भेज दिया किसको? मानसिंह और आसफ खां को। जैसे ही खमनौर और गोकुंदा के बीच में दर्रे से सेना घुसती है ना,
तो पहला अटैक करते हैं प्रताप की सेना। प्रताप की सेना में जो पहला अटैक किया था ना, तो महाराणा प्रताप की तरफ से जो पहला अटैक मुगलों पे किया था वो किया था हाकिम का सूर ने। हाकिम का सूर अफगानी शासक था भाई, हाकिम का सूर अफगानी शासक था भाई। हाकिम का सूर ने ही पहला अटैक किया था महाराणा प्रताप की तरफ से। तो बताते हैं कि महाराणा प्रताप की जो सेना थी ना, उसने मुगल सेना को 16 किलोमीटर पीछे धकेल दिया था। ये कौन बताता है? इतिहासकार बदायूनी। बदायूनी इस युद्ध में आया हुआ था। अच्छा, बदायूनी के बारे में मैं आपको दो बातें और बता देता हूँ। बदायूनी कट्टर मुसलमान था भाई, याद रख लेना। ये बोलता है कि भाई मैं भी हल्दी घाटी के युद्ध में चलूंगा। तो जैसे वहां पे सैनिक खड़े हुए थे, उसने बोला कि आप तो यार लेखक हो और आपका क्या काम है हल्दी घाटी के युद्ध में, वहां तो खून बहेगा। तो इसने बोला कि मेरा मकसद ये है हल्दी घाटी युद्ध में जाने का कि मैं काफिर हूँ। काफिर मतलब हिंदुओं के रक्त से अपनी दाढ़ी को, यानी दाढ़ी को रंगना चाहता हूँ। तब सैनिकों ने बोला कि यार रक्त तो खूब बहेगा, खून तो खूब बहेगा, तुम चलो, तो फिर तुम्हारा यही मकसद है। तो बदायूनी बोलता है कि जैसे ही मैंने आपको कंडीशन बताई ना कि मुगलों की सेना इस दर्रे के अंदर प्रवेश करती है, तो बदायूनी बोलता है कि मैं पीछे खड़ा था भाई, बहुत पीछे खड़ा था, सबसे पीछे खड़ा था। तो पहला अटैक जैसे ही उसके ऊपर होता है, मुगल सेना के ऊपर, हाकिम का सूर की तरफ से, तो सेना वापस भागने लगती है। तो उसको देखकर बदायूनी ने कहा, बदायूनी देख रहा है कि यार मुगल सेना तो वापस मेरी तरफ ही आ रही है, अब क्या करें। तो जो बदायूनी था, बदायूनी के बगल में ही नकीब खान खड़ा था। नकीब खान पूरा नाम था, नकीब खान। नकीब खान खड़ा था। तो बदायूनी नकीब खान से कहता है, यार नकीब खान, मुगल सेना भी अपनी तरफ ही आ रही है, क्योंकि अपन तो मुगल सेना के पीछे ही खड़े हैं, तो ये तो वापस मुंह करके और हमारी तरफ ही भग रही है। और उधर से प्रताप की सेना है, वो भी अपनी तरफ ही आ रही है, मैं तीर किस पे चलाऊं। तो नकीब खान ने कहा था, देखो आपका मकसद था अपनी सेविंग को खून से रंगना, आप आंखें बंद करके ना तब तीर चलाओ। दोनों तरफ से कौन मरेगा? हिंदू ही मरना है, क्योंकि देखो जयपुर के जो राजा थे ना, मान सिंह, वो भी भाई हिंदू ही थे। तो दोनों तरफ से हिंदू ही लड़ रहे थे आपस में। तो बदायूनी अच्छे से बताता है कि बदायूनी बोला कि भाई मैंने आंखें बंद करके तीर चलाया, लेकिन चला थोड़ी देर पाया, क्योंकि तब तक मुझे खुद भागना पड़ा, चप्पल भी वहीं रह गई। बदायूनी बताता है अपने बारे में। बदायूनी बताता है कि मुगल सेना 16 किलोमीटर तक वापस भागी थी बनास नदी के किनारे। याद रख लेना अच्छे से, बनास नदी बहती है, दर्रे से निकल के बनास नदी के किनारे जैसे ये बनास नदी के मैदान में आ गए थे, तो 16 किलोमीटर तक मुगल सेना वापस भागी थी। 4 घंटे युद्ध चला था। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको युद्ध का वृतांत। महाराणा प्रताप जब युद्ध लड़ रहे थे, तो युद्ध में सैनिकों को चीरते चीरते आगे जा रहे थे। तो बताते हैं कि बहलोद नाम का एक मुगल सेनापति था। ऐसा नहीं है कि भाई मानसिंह और आसफ खां दो ही सेनापति के साथ में आया था अकबर। अकबर तो आया ही नहीं था इस युद्ध में, तो दो सेनापति के साथ में और सेनापति भी थे। तो बहलोद नाम का सेनापति जो कि युद्ध लड़ रहा था, बहलोद नाम के सेनापति को तो इसने बीचों बीच चीर दिया था। बताते हैं कि हेलमेट, कवच और घोड़े को भी बीचों बीच चीर दिया था महाराणा प्रताप ने। युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप है, चेतक घोड़े के साथ में है, चेतक घोड़े के साथ में महाराणा प्रताप, और सामने मानसिंह हाथी के ऊपर है। मानसिंह के हाथी का नाम है मर्दाना। तो जैसे ही महाराणा प्रताप मानसिंह के पास में पहुंचता है, और तो चेतक अपने दोनों पैर उठा देता है और मानसिंह के हाथी मर्दाना की सूंड के ऊपर रख देता है, और महाराणा प्रताप भाला फेंकता है, और भाला महाराणा प्रताप के भाले को देख करके मानसिंह हाथी के होदे में, जो एक हाथी के ऊपर वो बना देते हैं ना बैठने का, और उसी का होदा चारों तरफ से एक बन जाता है भाई, उसके अंदर बैठ जाता है और भाला ऊपर से निकल जाता है। बाद में बताते हैं कि लड़ते जैसे ही चेतक अपने पैर नीचे उतार रहा होता है, तो मर्दाना हाथी जो मानसिंह का हाथी था, उसके सूंड में भाला लगा हुआ था, तो भाले से चेतक के पैर कट जाते हैं। जैसे अपना नखून कट जाए तो भाई इतना आसान नहीं होता दर्द के मारे ना। तो देखता है कि चेतक घायल हो गया, और महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसके मात्र 20,000 सैनिक थे, जबकि मुगलों की सेना में 80,000 सैनिक थे। देख लेता है कि महाराणा प्रताप घिर जाता है। तो चारों तरफ से घिर जाने के बाद में शक्ति सिंह देखता है, तो शक्ति सिंह बचाता है महाराणा प्रताप को। बताते हैं भाई, मैं नहीं बोल रहा, किताबें बोलती हैं कि शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को बचाया था युद्ध से। शक्ति सिंह का जो घोड़ा था उसका नाम त्रटक था। घोड़ों के बारे में मैं अभी बता दूंगा लास्ट में। त्रटक घोड़ा शक्ति सिंह के पास में था। चेतक घायल हो गया, घायल कंडीशन में चेतक को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। महाराणा प्रताप भी घायल अवस्था में, देखो मैं आपको क्लियर बता देता हूं। इस कंडीशन में जो जैसे ही कोई युद्ध के मैदान में राजा घायल हो जाता है, तो सादड़ी का मेनली आता है। सादड़ी का कोई भी झाला युद्ध का नेतृत्व करता है। इस बार भी हल्दी घाटी के युद्ध में सादड़ी का झाला बिदा, दूसरा नाम है झाला मन्ना, झाला मान, 3 नाम है भाई, इसके याद रख लेना। झाला बिदा युद्ध का नेतृत्व करता है महाराणा प्रताप का मुकुट पहन के, और महाराणा प्रताप चेतक को लेके बलीचा साइड में निकल जाता है। और बताते हैं कि वहां पे जैसे चेतक एक नाले को पार कर रहा था, 15 फीट गहरा नाला था,
तो उसको कूदने की कोशिश कर रहा था, तो चेतक की वहां पे मृत्यु हो जाती है और चेतक की छतरी बलीचा में बनी हुई है। ये युद्ध 4 घंटे चला था। 4 घंटे के युद्ध में 17,000 सैनिक मारे गए थे। युद्ध को अनिर्णायक युद्ध रहा। ये अनिर्णायक युद्ध क्यों रहा? क्योंकि महाराणा प्रताप को मार देना या महाराणा प्रताप को पकड़ लेना, महाराणा प्रताप से संधि कर लेना, इस मकसद से आया था मानसिंह। तीनों ही मकसद उसके नाकामयाब रहे। तो जैसे ही अब क्या करते हैं कि महाराणा प्रताप साइड में चले गए और युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा है? झालाविद्या। अभी मानसिंह को पता लगता है कि अब अपना काबू लगेगा नहीं, तो सेना वापस हो जाती है, गोकुंदा की तरफ में जाने लगती है। तो बदायूनी बहुत अच्छे से लिखता है, गोकुंदा से अजमेर तक का जो वृत्तांत है बहुत अच्छे से लिखता है बदायूनी। बदायूनी बताता है कि जहां भी हम गए रास्ते में गोकुंदा से अजमेर तक, वहां पे अगर हम पानी की बोतल भी लाने गए तो वहां पे हमारे सैनिकों को बुरी तरह से भीलों ने मार मार के पीट पीट के बुरी तरह से मारा था। उनके पास में जो राशन था उनको राशन को भी खोस लिया था, यानी सेना भूखी मर रही थी, इस कंडीशन में थे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बीच में बताना भूल गया था। जैसे ही मुगल सैनिक प्रताप की सेना का पहला आक्रमण देख के वापस भागने लगे थे, तो मियत्तर खां नाम का एक आदमी था जो पहले खड़ा था। मियत्तर खां नाम का सैनिक था, एक मुगल सोल्जर नेम्ड मियत्तर खां, जिसने अकबर के युद्ध में आने की झूठी खबर दी थी। और उसने कहा था, अरे मुगल सैनिकों तुम लड़ो, कहां जा रहे हो? अजमेर से अकबर खुद आ रहा है, अजमेर से और भी सेनाएं आ रही है। तो इस कंडीशन, ये बात सुन करके ही मुगल सैनिक लड़ने लगे थे, नहीं तो मुगल सैनिक एक बार तो भाग लिए थे वापिस। तो उसके बाद में मानसिंह और आसफ खां वापिस चले जाते हैं गोकुंदा से अजमेर चले जाते हैं। अजमेर पहुंचने पर अकबर मिलेगा सामने। अकबर ने पूछा मानसिंह से, हाँ मानसिंह, महाराणा प्रताप को मार दिया? नो सर। मानसिंह ने जवाब दिया, नो सर। तो महाराणा प्रताप से संधि कर ली? नो सर। महाराणा प्रताप को घायल कर दिया? नो सर। अरे कुछ भी नहीं किया तो मंग तो दोबारा से दरबार में नहीं आना। अकबर ने मानसिंह और आसफ खां का दरबार में आना बंद कर दिया था। इसके बाद में 1582 दिवेर का युद्ध लड़ेगा। दिवेर का युद्ध वही अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत होती है। महाराणा प्रताप की जीत की शुरुआत यहीं से होती है, दिवेर के युद्ध से। अच्छा, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बदायूनी क्या कहता है? बदायूनी हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध कहता है। दूसरा, खमनौर का युद्ध कौन कहता है? अबुल फजल कहता है हल्दी घाटी युद्ध को। और राजस्थान का थर्मोपल्ली हल्दी घाटी के युद्ध को कौन कहता है? कर्नल जेम्स टोड कहता है। एक इतिहासकार जो गोपीनाथ शर्मा ने हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक युद्ध कहा था और दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड मैराथन का युद्ध कहता है। याद रह जाएगा यहां तक की कंडीशन। 1585 में चावंड को संकटकालीन राजधानी बनाता है। उसके बाद में महाराणा प्रताप की मृत्यु कब होती है? महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को होती है। कहां पे होती है सर? चावंड में होती है। कैसे होती है? महाराणा प्रताप धनुष की जो रस्सी होती है ना, रस्सी को खींच रहा था तो उसको चोट लग गई थी हाथ में। हाथ में चोट लगने से महाराणा प्रताप की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी और बताते हैं कि इलाज के दौरान महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। अब महाराणा प्रताप के बारे में 2-4 छोटी मोटी बातें और रह गई हैं, वो और बता देते हैं। जैसे महाराणा प्रताप की मृत्यु चावंड में हुई, 1597 में हुई, सबको पता है। महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार बांडोली के केजड़ बांध पर। बांडोली कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। तो महाराणा प्रताप की छतरी भी वहीं पे बनाई गई है, यानी महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार बांडोली के केजड़ बांध पर किया गया और वहां पे महाराणा प्रताप के 8 खंभों की छतरी है। चेतक की छतरी बलीचा नामक स्थान पर स्थित है। चेतक के बारे में चीजें क्लियर करते हैं। देखो, जब महाराणा प्रताप का जो चेतक घोड़ा था, चेतक के साथ में 3 घोड़ों की एक कहानी है। 3 घोड़ों की कहानी क्या है कि गुजरात का एक व्यापारी आया था महाराणा प्रताप के पास में अरबी नस्ल के काठियावाड़ी घोड़े लेकर। उसने महाराणा प्रताप से कहा कि आप ये घोड़े ले लो। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि भाई मैं घोड़े तो ले लूंगा लेकिन मैं घोड़ों की परीक्षा लूंगा। तो बोला कि व्यापारी ने कहा कि महाराणा प्रताप आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो घोड़ों की परीक्षा लेके, पर ठीक है कोई बात नहीं, आप परीक्षा ले लो। तो घोड़ों के नाम थे चेतक यानी चेटक, दूसरे घोड़े का नाम था अटक और तीसरे घोड़े का नाम था त्रटक। त्रटक घोड़ा शक्ति सिंह का घोड़ा, याद रख लेना। अटक घोड़े को चुनता है परीक्षा के लिए। क्या करता है महाराणा प्रताप? महाराणा प्रताप कांच के शीश महल बनवाता है, 7 शीश महल और 7 धराएं बनवाता है। शर्त यह थी कि सैनिक का पुतला रखा जाएगा अटक के ऊपर और अटक इस धराओं को और शीश महल को पार करके अगर चला गया, तोड़ करके चला गया, तो मैं घोड़ों को ले लूंगा। तो जो अटक नाम का घोड़ा था, इतना वीर घोड़ा था वो कि 7 शीश महलों को तोड़ करके पार कर गया, धराओं को भी पार कर गया और सैनिक का पुतला भी नहीं गिरा। इसमें दर्रा जैसे होता है ना अपना, वैसे ऑप्टिकल भी बनाए गए थे बीच में। उनको पार करके वापिस घोड़ा आ गया। मतलब घोड़ा इतना एडवांस था कि वापिस भी आ गया। पर बताते हैं कि घोड़े की मृत्यु हो गई थी आने के बाद, क्योंकि घोड़ा इतना घायल हो गया था कांच के टुकड़ों से
तो इस कारण से घोड़े की मृत्यु हो गई थी। तब महाराणा प्रताप की ये सीन देख के महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू आ गया था। उसने बोला कि मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूं अपने जीवन में। तब गुजराती व्यापारी ने कहा कि अगर आप चेतक और त्रटक की भी परीक्षा लेना चाहो तो ले सकते हो। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं एक बार गलती कर चुका हूं, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने शक्ति सिंह को जो घोड़ा था वो त्रटक नाम का घोड़ा शक्ति सिंह को दे दिया और चेतक घोड़ा खुद ले लिया। तो ये थी घोड़ों की कहानी। घोड़ों के बारे में बता दिया, अब हाथियों के बारे में भी बता देते हैं। महाराणा प्रताप के पास में भी हाथी था। हाथी का नाम था राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद और मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना। इसके अलावा घोड़ों के अलावा हाथियों ने भी अपना दमखम दिखाया था, जैसे लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजरात। ये हाथी युद्ध के मैदान में लड़ रहे थे भाई। महाराणा प्रताप 1582 में दिवेर का युद्ध लड़ता है, अकबर के साथ में लड़ता है, जीत जाता है। जीतने के बाद में अकबर को तंग कर दिया था इसने। बताते हैं कि चित्तौड़गढ़ के अलावा बाकी पूरे मेवाड़ को ही जीत लिया था लगभग, और 36 मुगल चौकियों को बंद करना पड़ा था अकबर को। अकबर ने जो मुगल चौकियां खोल रखी थी उनमें से 36 मुगल चौकियों को बंद करना पड़ा था। चक्रपाणी मिश्र की आपको बता ही चुका, दरबारी कवि। महाराणा प्रताप अपने पिता उदय सिंह के साथ जंगलों में घुमा करते थे। तो जंगलों में भील जाति निवास करती थी, तो भील जाति के लोग इसे प्यार से कीका कह के पुकारते थे, यानी महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका। गुरु था राघवेंद्र आचार्य था। महाराणा प्रताप को जो शिक्षा प्रदान की थी राघवेंद्र आचार्य ने की थी। इसके बाद में महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन, चैरिटेबल फाउंडेशन, ये उदयपुर में स्थित है, याद रख लेना। महाराणा प्रताप के बारे में इतना ही था। मेन मैंने कोशिश की थी जितना बताने की। भाई कुछ रह गया हो तो उसको फिर बता देंगे किसी और वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में।